कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट एग्जैक्टली कितना निकल के आना चाहिए। तो इस केस में जैसे अगर हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करें तो कुछ कुछ चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट क्लास में ये सब पॉइंट लिखवा दिए थे। पहले तो ये मेंशन किए थे फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल, यहाँ दे रखा है फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल the net dipole moment is calculated using the vector addition of all the dipoles of individual bond। तो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट कुछ ऐसा मेंशन कर रहा है कि जो हम लोग का नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है वो हमेशा नेट डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल के अंदर के सारे बॉन्ड्स के पार्ट को एड अप करके होगा। मतलब अगर मान लो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर दो बॉन्ड दे रखा है या दो से ज्यादा बॉन्ड दे रखा, तो इस केस में हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सारे के सारे बॉन्ड्स वाले पार्ट को अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट के लिए कंसिडर करें, मेरा फोटो भी दिख रहा है, हाँ, जो हम लोग के जितने भी सारे बॉन्ड्स हैं उन सारे के सारे बॉन्ड्स के इंडिविजुअल डाइपोल्स को हम लोग वेक्टर एडिशन करके नेट डाइपोल मोमेंट निकाला करते हैं। तो ये तो हम लोग को ऊपर का पॉइंट था। और उसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और था, अगर कोई एक मॉलिक्यूल के पास नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो उस केस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो उस केस में हम लोग पोलर मॉलिक्यूल वर्ड मेंशन कर सकते हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट नहीं है तो नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट है तो पोलर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे उसका एक छोटा सा आइडिया दिया था तुम लोगों को लास्ट क्लास में। आज जैसे हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं केवल कि सबसे पहले एक क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नोट करो अपनी कॉपी में। डिटरमाइन वेदर the given molecule is polar और नॉन पोलर। पहले ये डिसाइड करना है कि मॉलिक्यूल वाला पार्ट पोलर है कि नॉन पोलर है। सबसे पहले हम लोग को ये चीज डिसाइड करना है। पहले हम कुछ क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करके दिखा रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व करना है ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन को तुम लोग खुद से ट्राई करो। पहले वाले केस में हम लोग O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। सबसे पहला काम जब भी कभी पोलर मॉलिक्यूल मतलब पोलैरिटी निकालना होगा, मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर, तो पहले लेविस स्ट्रक्चर बनाना, 4 डबल बॉन्ड हो। हम लोग लास्ट क्लास में बोले थे कि जब भी कभी एक बॉन्ड होता है तो उसके इसमें एक एटम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, अपने ऊपर डेल्टा माइनस, सामने वाले पार्ट के ऊपर डेल्टा प्लस बनाएगा, तो एक डाइपोल क्रिएट होगा, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं हम लोग। ये हम लोग के बोलने का तरीका था। बट इस सिनेरियो में अगर O2 है तो दोनों एटम ऑक्सीजन का है। अगर दोनों एटम ऑक्सीजन का है तो दोनों तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव करके नहीं जाने वाला, मतलब कहीं भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। कहीं कोई रिएक्शंस नहीं होने वाले हैं, ऐसा कंसिडर किया जा सकता है। इसका मतलब हम लोग का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 रहेगा। आराम से हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट 0, और अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आराम से कंसिडर कर सकते हैं। O2 मॉलिक्यूल में ऐसा कंसिडर कर लिया। मान लो HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल में H के साथ Cl का बॉन्ड है। अब दोनों एटम्स में हम लोग को दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन वाला पार्ट अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक चीज का ध्यान रखना, डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड की तरफ होता है। मतलब एक बॉन्ड के अंदर जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाइपोल का डायरेक्शन उसी साइड में रखेंगे। तो इस केस में हम लोग का जो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट है उसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, इसलिए डाइपोल का डायरेक्शन ऐसा मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस केस में मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब म्यू नेट वाला पार्ट नॉन जीरो है। एग्जिस्ट कर रहा है मतलब नॉन जीरो है, तो मॉलिक्यूल को हम लोग आराम से पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला काम लेविस स्ट्रक्चर बनाओ, ये सबसे मस्त होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि लेविस स्ट्रक्चर बनाने से केवल काम हो जाएगा। ये तो बहुत एलिमेंट्री दो दो एटम दे रखा था, तो बेसिकली एक एक बॉन्ड ही है। हम लोग बॉन्ड के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो CO2 मॉलिक्यूल है, तो जब लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो केवल लेविस स्ट्रक्चर से मतलब नहीं होगा, हम लोग को इसके शेप से मतलब होगा कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है। तो लेविस स्ट्रक्चर बनाना मस्ट कंडीशन हो जाता है। जब लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चला हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन sp है, और sp वाले पार्ट में शेप हम लोगों का लीनियर निकल के आता है।
अगर हम लोग का मॉलिक्यूल लीनियर शेप में दे रखा, तो लीनियर शेप वाले पार्ट का मतलब है कि हम लोग को कार्बन के रिस्पेक्ट में दोनों ऑक्सीजन एक लाइन पे दिखाई दे रहा है। तो एक चीज सोच के देखो कि हम लोगों को कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा, इसका मतलब आराम से ऑक्सीजन वाला पार्ट इस कार्बन वाले बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचेगा, और दूसरा ऑक्सीजन वाला पार्ट उस कार्बन वाले पार्ट को अपने तरफ खींचेगा। दोनों सेम ही बॉन्ड है, तो एक ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, उतने ही अमाउंट से दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो दोनों के दोनों पार्ट, जैसे लास्ट क्लास में बोला था, वेक्टर एडिशन करते हैं, तो एक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पार्ट इसको कैंसल आउट करेगा, आराम से ऐसा बोल सकते हैं, अगर दोनों पार्ट एक दूसरे को कैंसल आउट कर गए तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो आराम से हम लोग जीरो ले सकते हैं। तो अगर जीरो हो गया तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर है, बॉन्ड्स पोलर होना अलग चीज है। बॉन्ड पोलर होने का मतलब कि हम लोग का बॉन्ड में डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है या डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हम लोग का जीरो निकल के आएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर किया जा सकता है। तीनों एग्जांपल में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे मूव करेंगे। कोई डाउट अगर नहीं है तो नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे बढ़ते हैं। मान लो BCl3 मॉलिक्यूल लेके चलते हैं। चलो ध्यान दो, पहले बाद में नोट कर लेना। अगर BCl3 मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो पहले मॉलिक्यूल का शेप चाहिए होगा अपने को, तो इस केस में पहले लेविस स्ट्रक्चर बनाए, हाइब्रिडाइजेशन देखे बोरोन का। बोरोन वाले पार्ट में हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp2, और sp2 वाले पार्ट में जब हम लोग शेप वाले पार्ट को डिटरमाइन करेंगे तो sp2 वाले पार्ट में हम लोग का शेप होता है ट्रायंगुलर प्लानर। तो हम लोग स्ट्रक्चर में ट्रायंगुलर प्लानर शेप अगर निकल के आ गया तो एक ट्रायंगल है बेसिकली, उस ट्रायंगल में एग्जैक्टली प्लानर स्ट्रक्चर है। ऊपर भी बोरोन क्लोरीन का बॉन्ड है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन को अपने तरफ खींचेगा। दूसरा क्लोरीन वाला पार्ट भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोरोन को अपने तरफ खींचेगा। तीसरा क्लोरीन भी बोरोन को अपने तरफ खींचेगा। तो इस केस में एक बॉन्ड ऊपर गया, दूसरा बॉन्ड 120 डिग्री पे, तीसरा बॉन्ड भी 120 डिग्री पे। तो इस केस में इस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना, ये तुम्हारे फिजिक्स में आया भी होगा। अगर इक्वल फोर्सेस एग्जैक्टली सिमेट्रिकल एंगल पे बैठे हुए हैं तो उस केस में नेट फोर्स जीरो निकल के आएगा। मतलब अगर एक पॉइंट पे इक्वल फोर्सेस का एप्लीकेशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है इक्वल एंगल के साथ, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो निकल के आएगा। ये हम लोग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे थीटा वाला पार्ट 120 डिग्री है, तो लास्ट क्लास में बताया था अगर दो डाइपोल्स है, दोनों के बीच में अगर थीटा के बराबर एंगल दे रखा, एक म्यू वाला पार्ट है, दूसरा म्यू वाला पार्ट है, तो म्यू नेट इज इक्वल टू 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2 होगा। तो अगर 2 म्यू कॉस थीटा बाई 2 लेके चलते हैं तो 2 इंटू म्यू और कॉस 120, तो कॉस 120 वाले पार्ट को जब हम लोग ये डिवाइड करेंगे तो 120 बाई 2 मतलब कॉस 60 की बात कर रहे हैं हम लोग। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। बताओ कोई। अरे बोल भाई जल्दी, कोई बोलता ही नहीं है कुछ। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो यहाँ से 2 म्यू 1/2 ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा म्यू। तो एक चीज सोचो, अगर मान लो हम लोग ऊपर वाले पार्ट को भी
हटा के चलते हैं, केवल नीचे वाले पार्ट को देख लिया, तो दोनों का रिजल्टेंट नीचे के डायरेक्शन में आएगा। हम लोग वेक्टर एडिशन में सब चीज देख चुके हैं, तो इस वाले पार्ट का रिजल्टेंट नीचे के डायरेक्शन में आएगा। एक पार्ट म्यू था, एक पार्ट म्यू था, एंगल 120 डिग्री था, तो हम लोग का नेट डाइपोल म्यू के बराबर आया। और इसके अलावा एक डाइपोल जस्ट ऊपर के डायरेक्शन में म्यू के बराबर ही है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट होगा। तो इस केस में बार बार ऐसा कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ छोटे से स्टेटमेंट का ध्यान रखना कि अगर हम लोगों के इक्वल फोर्सेस इक्वल एंगल से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। या फिर इक्वल बॉन्ड्स अगर सिमेट्रिकली डिवाइडेड है, मतलब बिल्कुल एकदम सिमेट्रिकल टाइप से इक्वली डिवाइडेड है, अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइडेड है, तब उस केस में नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल के आएगा, अगर हम लोग के सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम दे रखे हैं। तो तीनों एटम सेम दे रखा और एग्जैक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट आराम से हम लोग 0 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट 0 के बराबर कंसिडर किया जा सकता है। नीचे लिख देता हूँ इस चीज को, म्यू नेट वाला पार्ट 0, और अगर म्यू नेट वाला पार्ट 0 है मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर कर सकते हैं। नोट कर लो। अभी और भी क्वेश्चंस कराएंगे, अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो पूछते चले जाना। प्रॉब्लम बस एक चीज का होता है, जैसे अगर हम लोग 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो 3 डायमेंशन में इमेजिन करना या कैलकुलेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट का थोड़ा यूज करेंगे हम लोग। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम दे रखे और एग्जैक्टली सेम एंगल पे होना चाहिए, तो नेट डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली 0 कर देंगे, उस पर कैलकुलेशन नहीं करने का है। नोट करते जाओ। तो ध्यान रखना है, पहले मॉलिक्यूल का शेप आना चाहिए, बिना शेप के बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते हम लोग। पहले मॉलिक्यूल का शेप कंसिडर करो, शेप वाले पार्ट के बाद फिर बाकी चीजों को कंसिडर कर सकते हैं। मान लो हम लोग CH4 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो CH4 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोगों का पहले तो शेप निकालना पड़ेगा। तो कार्बन के ऊपर हम लोग को 4 हाइड्रोजन दिख रहा, और चारों हाइड्रोजन वाला पार्ट हम लोग अब तक मालूम पड़ चुका है टेट्राहेड्रल शेप की बात करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन के ऊपर टेट्राहेड्रल शेप निकल के आएगा। तो इस केस में जैसे अभी तक हम लोग बाहर बाहर बॉन्ड को खींच रहे थे, कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक बॉन्ड को हाइड्रोजन वाले पार्ट को कार्बन अपने तरफ खींचेगा, दूसरे हाइड्रोजन को भी कार्बन अपने तरफ खींचेगा, तीसरे हाइड्रोजन को भी कार्बन अपने तरफ खींचेगा, चौथे हाइड्रोजन को भी कार्बन अपने तरफ खींचेगा। तो इस बार सेंटर के तरफ सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, बट एक चीज सोच के देखो, एक ब्लॉक है अगर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऐसा लग रहा हो, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऐसा लग रहा हो, नेट फोर्स अगर दोनों फोर्स बराबर है तो नेट फोर्स 0 ही होगा। बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डायरेक्शन अलग है, बट अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में है और इक्वल एंगल से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ पे 4 इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से ओरिएंटेड है, सिमेट्रिकली डिवाइडेड है, तो इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट सीधा 0 निकल के आएगा। मॉलिक्यूल नॉन पोलर आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अगर रहा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम एटम से होने चाहिए, तो इस केस में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नेट डाइपोल मोमेंट सीधा 0 बोल देना है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मान लो ये मॉलिक्यूल दे रखा XCF4, तो एक दो चीज अब और भी इसमें मॉडिफिकेशन हम लोग एड अप करते जाएंगे।
जैसे HCF4 वाले पार्ट में अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें तो इस केस में जेनॉन वाले पार्ट के ऊपर हम लोग का 4 फ्लोरीन होगा और जेनॉन पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 4 बॉन्ड में चला गया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 लोन पेयर, तो हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 निकल के आएगा। और sp3d2 वाले हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हम लोग का जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर बाई पिरामिडल निकल के आएगा। और स्क्वायर बाई पिरामिडल वाले ज्योमेट्री को अगर कंसिडर करें हम लोग तो इस केस में दोनों लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। मतलब हम लोग का जो शेप वाला पार्ट है वो स्क्वायर प्लानर आराम से कंसिडर कर सकते हैं, फ्लोरीन 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 कंसिडर कर सकते हैं। स्क्वायर प्लानर शेप में एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है गायब, कि हमेशा हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के डायरेक्शन में रखेंगे। जब भी कभी एक एटम के ऊपर एक लोन पेयर होगा तो हम लोग हमेशा लोन पेयर के डायरेक्शन में बात करते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। तो इस केस में जेनॉन का एक लोन पेयर ऊपर है, दूसरा नीचे, तो एक लोन पेयर अपना डाइपोल वाला पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में रखवाएगा, दूसरा लोन पेयर वाला पार्ट नीचे के डायरेक्शन में रखवाएगा। और क्योंकि दोनों लोन पेयर का ही डाइपोल है तो जितना डाइपोल ऊपर जाएगा उतना ही डाइपोल नीचे जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा एक फ्लोरीन वाला पार्ट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, दूसरा फ्लोरीन वाला पार्ट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और दोनों एग्जैक्टली 180 डिग्री पे दोनों फ्लोरीन है, सेम बॉन्ड है, तो डाइपोल मोमेंट सेम होगा, दोनों कैंसिल आउट होगा। उसके अलावा फिर हम लोग का ये तीसरा वाला पार्ट, ये फ्लोरीन इसको ऊपर खींचेगा, दूसरा वाला फ्लोरीन इसको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में नीचे खींचेगा। तो इस केस में ये पार्ट इस पार्ट को कैंसिल आउट करेगा। तो इस केस में यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 निकल के आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट लोन पेयर के डाइपोल को कैंसिल आउट किया, 2 फ्लोरीन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट किए, बाकी 2 फ्लोरीन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट किए। इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट 0 आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और मॉलिक्यूल में अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल को नॉन पोलर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। नोट कर लो। इसके बाद 2 3 4 मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट तुम लोगों को खुद से ट्राई करके देखना है। फिर हम लोग डाइपोल मोमेंट में कंपैरिजन बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट कंपैरिजन, लेकिन कुछ कुछ ऑर्डर्स को अपने को ध्यान रखना है। इनफैक्ट 4 ऑर्डर्स ऐसे हैं डाइपोल मोमेंट के जिसको याद रखना है अपने को। बाकी के ऑर्डर्स को कंपेयर अगर करते भी हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट उसमें ऐसा होगा जो 0 होगा। ऐसा हमेशा सवाल होता है कि इन दोनों मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कंपेयर करो, एक में हमेशा डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और इस बार डाइपोल मोमेंट में कोई हम लोगों के पास माइनस प्लस है नहीं, हमेशा डाइपोल मोमेंट मतलब पॉजिटिव ही क्वांटिटी रहेगा। तो अगर एक जगह 0 है डाइपोल मोमेंट, दूसरी जगह नॉन 0 है, तो नॉन 0 वाला पार्ट हमेशा हाइयर होगा ही होगा। उसके अलावा एक ऑर्डर को थोड़ा रटना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा उस चीज का हम लोग ध्यान रखा करेंगे। ये कंसिडर करते आगे। तो इस केस में 2 3 क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखो कि सब मॉलिक्यूल में पोलैरिटी होगा कि नहीं होगा, मतलब मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। जैसे एक ये एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं, इसमें एक टर्म का थोड़ा ध्यान रखना। एक ही एग्जांपल है, एक अल्कीन में जब सेम टाइप का ग्रुप सेम साइड होता है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप दे रखा, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग सिस स्ट्रक्चर बोला करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, एक सिस स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा हम लोग एक ट्रांस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये 2 नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सिस एंड ट्रांस। अगर सेम टाइप का ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में एक पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो एक ग्रुप हाइड्रोजन ऊपर है तो दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन नीचे है। क्लोरीन भी सेम ही ग्रुप है, बट कोई भी एक रेफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक नोमेनक्लेचर का पार्ट है जिसको ध्यान रखना है। ट्राई करके देखो मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा।
पहले वाले केस में अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट कंपेयर करें तो डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसमें बस हम डायरेक्शन बता दे रहे हैं। जैसे इन जनरल कार्बन हाइड्रोजन में डाइपोल मोमेंट को कंसिडर करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। एक चीज यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा क्लोरीन भी कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक चीज देखो यहाँ पे, ये दोनों का अगर वेक्टर एडिशन करें तो एक डाइपोल मोमेंट ऐसा, एक डाइपोल मोमेंट ऐसा जा रहा है, तो दोनों का नेट वेक्टर एडिशन ऐसा डेफिनेटली निकल के आएगा। तो हम लोग का जो नेट डाइपोल मोमेंट है ये ऊपर वाले पार्ट का, ये ऊपर के डायरेक्शन में है। हाइड्रोजन वाला पार्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन वाले पार्ट इस हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। अब इन दोनों का एडिशन अगर करें तो ऐसा हम लोग का वेक्टर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का वेक्टर एडिशन तो हम लोग देखा होगा, इसमें एक वेक्टर को उठा के आगे रख दो, दूसरे वेक्टर को उठा के आगे रख दो, मतलब ओवरऑल हम लोग का ये वेक्टर वाला पार्ट किधर अगर आ गया तो यहाँ पे वेक्टर आएगा, और इसको उठा के यहाँ डाल दे तो इसके इसमें यहाँ पे एक वेक्टर आएगा। तो फिर से वही सिनेरियो आ गया जैसा ऊपर में था, तो इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर के डायरेक्शन में होगा। और दोनों डाइपोल ऊपर के डायरेक्शन में है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट एडअप होने वाला है। इसका मतलब इन दोनों का एडिशन होकर के नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर के कहीं डायरेक्शन में निकल के आने वाला है। मतलब आराम से हम लोग नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट नॉन जीरो बोल सकते हैं, और अगर नॉन जीरो है तो पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर किया जा सकता है। जबकि हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करेंगे तो ट्रांस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन वाले पार्ट को कार्बन अपनी तरफ खींच रहा, हाइड्रोजन को कार्बन अपनी तरफ खींच रहा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट एंगल में दिखाई दे रहा है, कैंसिल आउट होगा। क्लोरीन कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन कार्बन को अपनी तरफ खींचेगा, ये भी दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा, तो ये भी कैंसिल आउट होगा। मतलब नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट यहाँ पे इस बार जीरो है, और अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, 8 में अगर कोई डाउट है तो पूछो। और क्वेश्चन नंबर 9 में, जैसे 9 में एक चीज है, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे केवल क्लोरीन को कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट कैंसिल आउट होगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। बट एक्चुअल में यहाँ पे केवल क्लोरीन्स नहीं है, मॉलिक्यूल में मतलब और भी चीजें हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो इस केस में और भी एटम्स हैं, क्लोरीन वाला पार्ट ये ऊपर खींचा, ये नीचे खींचा, तो ये पार्ट ऊपर को कैंसिल आउट किया। फिर उसके बाद कार्बन वाला पार्ट हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा, दूसरा ये पार्ट इसको कैंसिल आउट किया। तीसरा पार्ट एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये पार्ट इसको कैंसिल आउट किया। तो नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट यहाँ भी जीरो है। बट हाइड्रोजन को नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं, केवल मेन एटम देखते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट जीरो है, मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर कंसिडर कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक के पार्ट में तो बताओ। कोई भी डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं। चलो अगर डाउट नहीं है तो 2-3 और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। से मान लो NH3 मॉलिक्यूल है, इसमें अगर डाइपोल मोमेंट कंसिडर करना है तो हमेशा शेप का ध्यान रखना है। जैसे अगर इसमें हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट पे अगर लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, बट क्योंकि एक लोन पेयर है तो शेप वाला पार्ट हम लोग को ये पिरामिडल वाला पार्ट निकल के आएगा। तो इस केस में जो शेप वाला पार्ट है उसको इस तरीके से हम लोग ओरिएंट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज ढंग से देखना, यही पार्ट थोड़ा इमेजिनेशन का पार्ट है। हमेशा लोन पेयर के डायरेक्शन में डाइपोल रखेंगे, लोन पेयर वाला। तो लोन पेयर के डायरेक्शन में लोन पेयर तो चला गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड इधर गया, दूसरा हाइड्रोजन भी इधर गया, तीसरा हाइड्रोजन इधर गया, तो ये दोनों तीनों बॉन्ड मिलके मतलब एक बॉन्ड ऐसा है, या फिर एक डाइपोल ऐसा दे रखा, एक डाइपोल ऐसा दे रखा, एक डाइपोल ऐसा दे रखा है। 3 डायमेंशन की बात करें मतलब कोन के जैसा है बेसिकली। इसको इस तरीके से मत समझना, इसको एक कोन के जैसा समझना। जैसे कोन दे रखा, फिर इस कोन वाले पार्ट में हम लोग अलग अलग साइड की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इस केस में हम लोग का एक कोन वाले पार्ट में एक तरफ है, ये दूसरा वाला एंड है, ये तीसरा वाला एंड है, इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब ये कोन के रिजल्टेंट की बात करेंगे तो जो कोन का मिड पॉइंट होगा, एग्जैक्टली इस मिड पॉइंट से हम लोग का नेट डाइपोल मोमेंट निकल के जाएगा। तो इस केस में ये तीनों जो बॉन्ड्स है, जो कि स्पेस में, इसको तुम लोग अपने घर पे दिमाग लगा सकते हैं। 4 पेन लेना, उन चारों पेन को टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करना अपने हाथ में, जैसे हम तुम लोगों को दिखाए थे। तो टेट्राहेड्रल शेप को जब कंसिडर करेंगे तो टेट्राहेड्रल शेप में ये देखना कि 3 बॉन्ड्स अगर नीचे है तो इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे एड अप होगा, तो ज्यादा बेटर विजुअलाइजेशन मिलेगा। तो इस केस में ये जो तीनों बॉन्ड्स है, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा ये ऊपर के डायरेक्शन में निकल के आने वाला है, और ऊपर का लोन पेयर तो ऐसे भी ऊपर जा रहा था उसी एक्सिस के अलॉन्ग। इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट है वो एड अप होकर के ज्यादा ऊपर चला जाएगा। मतलब न्यू नेट वाला पार्ट आराम से हम लोग नॉन जीरो कंसिडर कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को पोलर कंसिडर कर सकते हैं।
तो जो हम लोगों का NH3 मॉलिक्यूल है ये आराम से पोलर कंसिडर किया जा सकता है। सिमिलर टाइप से क्वेश्चन नंबर 9, जैसे मान लो हम लोग H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं, पर ये लोगों को नॉर्मली कंफ्यूज करता है, होना नहीं चाहिए ऐसा कुछ। ऑक्सीजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर है। हम लोग अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसा दिख रहा है कि एक लोन पेयर ऊपर गया, एक लोन पेयर नीचे गया, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके अलावा एक हाइड्रोजन वाला पार्ट लेफ्ट साइड में गया, एक हाइड्रोजन वाला पार्ट राइट साइड में गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो नेट डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हम लोग का 0 निकल के आ गया। अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो आराम से नॉन पोलर। लेकिन ये चीज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मॉलिक्यूल का हम लोग 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करते हैं। मॉलिक्यूल 3D में जैसा एग्जिस्ट करता है वहां से नेट डाइपोल मोमेंट निकल के आता है। तो इस केस में अपने स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो हम लोग का 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और sp3 वाले पार्ट में जब 2 लोन पेयर होगा तो हम लोग उस केस में वी शेप की बात करते हैं, लीनियर शेप नहीं होता। वी शेप वाला पार्ट होने का मतलब है कि हम लोग का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक लोन पेयर और एक और लोन पेयर, ये हम लोग का वी शेप है। तो जो वी शेप मतलब एक्चुअल शेप कंसिडर करेंगे तो एक लोन पेयर उसको ऊपर खींचा, दूसरा इधर खींचा, नेट रिजल्टेंट ऊपर निकल के आ गया। मतलब ये जो दो डाइपोल से इसका नेट रिजल्टेंट वाला पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया। फिर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचा, इन दोनों का भी नेट रिजल्टेंट ऊपर के डायरेक्शन में आ गया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट एक रिजल्टेंट है और नीचे वाला पार्ट एक रिजल्टेंट है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो नेट रिजल्टेंट लोन पेयर के डायरेक्शन में ऊपर के डायरेक्शन में निकल के आएगा, अगर लोन पेयर को ऊपर रखते हैं तो। इस केस में मॉलिक्यूल में नेट रिजल्टेंट है यहाँ पे, तो म्यू नेट वाला पार्ट आराम से नॉन जीरो मतलब मॉलिक्यूल पोलर कंसिडर कर सकते हैं। तो लेविस स्ट्रक्चर से केवल हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन से फिर लोन पेयर को देखते हुए शेप डिसाइड करो, उस शेप के हिसाब से या फिर शेप के बिहाफ से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा। नोट कर लो इस चीज को। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को डाउट है तो बताओ, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग वो 3-4 ऑर्डर्स को याद रखेंगे। मतलब उन ऑर्डर्स को तुमको रटना ही पड़ेगा, ऑर्डर्स को याद रखना। और उसके बाद फिर हम लोग आराम से कुछ होमवर्क वाले पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद फिर हम लोगों का कुछ छोटा छोटा टॉपिक चलेगा। बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, फिर उसके अलावा बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा फिर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। तो पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कशन करेंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कशन करेंगे, ऐसा ऐसा करके छोटा छोटा टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। इसमें H2O वाला नहीं लिखिएगा क्या? सर, इसमें H2O वाला नहीं लिखिएगा नहीं लिखिएगा मतलब? सर, ये भी तो थोड़ा डिफरेंट है। नहीं तो इसमें डिफरेंट है मतलब डिफरेंट एक्चुअल में नहीं है, वही चीज हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से ले रहे थे लेविस स्ट्रक्चर से। बट ये ऑर्डर टू रिमेम्बर में हम लोग को रिलेटिव ऑर्डर की, ये ज्यादा डाइपोल रखेगा कि ये रखेगा कि ये रखेगा कि ये रखेगा, इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं।
यहाँ तो बस मॉलिक्यूल में ये बता था ना कि पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर तुम चाहे तो इसको स्टार मार्क कर लो, अगर तुमको डिफरेंट टाइप का लग रहा है तो स्टार मार्क करके रखो। ऑल्दो ये डिफरेंट है नहीं, लोग बस शेप को कंसिडर नहीं करते इसलिए लोग गलती कर जाते हैं। बट बिना शेप के कभी भी डाइपोल मोमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कमेंट भी 3 डायमेंशन के हिसाब से किया करेंगे, ये ध्यान रखने का है। ऑर्डर वाले पार्ट में सबसे पहला ऑर्डर जो कंसिडर करना है उसमें NH3 और NF3, जिसमें NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जब हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन के ऊपर जब फ्लोरीन होता है तो इस केस में जो हम लोग अभी पॉइंट डिस्कस किए थे कि हमेशा लोन पेयर के डायरेक्शन में डाइपोल हम लोग को मानना होता है। तो हाइड्रोजन वाला पार्ट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, मतलब ये तीनों एडअप होकर के ऊपर के डायरेक्शन में ही जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर आएगा। जबकि दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन और फ्लोरीन में नाइट्रोजन वाले पार्ट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, मतलब फ्लोरीन वाला पार्ट तीनों बॉन्ड्स को नीचे खींचेगा। तो लोन पेयर ऊपर गया और फ्लोरीन वाला पार्ट नीचे गया, तो इस केस में जो नेट है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट कैंसिल आउट तो होगा। टोटल कैंसिल आउट नहीं होगा, टोटल तब कैंसिल आउट होगा जैसे ऐसा समझ लो कि एक बॉक्स है, हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं इधर 2 न्यूटन का और एक तरफ फोर्स लगा रहे हैं हम लोग 1 न्यूटन का, तो कुछ ना कुछ पार्ट कैंसिल आउट होगा लेकिन नेट डायरेक्शन हम लोग का 1 न्यूटन का राइट साइड में लग जाएगा। तो सेम चीज है, ऊपर एक डाइपोल लग रहा मतलब ऊपर एक फोर्स लग रहा और नीचे भी एक नेट डाइपोल लग रहा मतलब नीचे भी एक फोर्स लग रहा, लेकिन लोन पेयर का डाइपोल ज्यादा मानते हुए काम करेंगे हम लोग, तो इस केस में ऊपर का डायरेक्शन ही हम लोग नेट कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसा सोच के देखो, पहले वाले केस में लोन पेयर, दूसरे वाले केस में लोन पेयर, और यहाँ पे एक वैल्यू एडअप हो रहा है, यहाँ पे एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग का NH3 में डाइपोल वाला पार्ट ज्यादा होगा। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी ऑर्डर दे रखा है, तुमको ये याद रखना पड़ेगा। हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में ऐसा पूछे कि हम लोग ये ऑर्डर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये ऑर्डर पूछने का एक पार्ट हो सकता है कि NH3 में डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू NH3, तो उसके पीछे रीजन देना पड़ेगा कि NH3 में लोन पेयर के डाइपोल में हम लोग हाइड्रोजन के डाइपोल्स को ऐड करते हैं, जबकि NF3 में फ्लोरीन वाला पार्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने से डाइपोल कैंसिल आउट होता है। ये सबसे पहला ऑर्डर ध्यान रखने का है। उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर याद रखना है वो ये मॉलिक्यूल है। HF मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर HCl में, फिर HBr में और HI में। इन जनरल हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वैल्यू दिया करते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा इन जनरल, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं होता, क्योंकि इसी से एसोसिएटेड ऑलमोस्ट इसी के जैसा एसोसिएटेड एक ऑर्डर है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, जैसे ऊपर HF, HCl, HBr और HI है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हम लोग का ऑर्डर होना चाहिए, ये हम लोग का एक्सपेक्टेड ऑर्डर निकल के आना चाहिए था, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर है उसमें CH3Cl सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर CH3F वाला पार्ट, फिर CH3Br वाला पार्ट और सबसे लास्ट में CH3I वाला पार्ट निकल के आता है। ऐसा क्यों होता है? अब पॉइंट ये है कि एक्चुअल ऑर्डर है, मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, तो याद तो यही रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लास्ट क्लास में बताए थे डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, जो हम लोग का चार्ज है इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज अगर ज्यादा है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो चार्ज ज्यादा डेवलप होगा। जो हम लोग बॉन्ड लेके चल रहे थे उसमें अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो यहाँ डेल्टा माइनस ज्यादा आएगा, सामने डेल्टा प्लस ज्यादा आएगा, मतलब चार्ज ज्यादा आएगा। तो अगर हम लोगों का एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज वाला पार्ट ज्यादा आएगा, लेकिन अगर हम लोग का डिस्टेंस ज्यादा हो गया तब भी तो डाइपोल ज्यादा हो सकता है। मतलब अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो चार्ज ज्यादा आएगा, तो डाइपोल ज्यादा होना चाहिए, बट डिस्टेंस भी रोल प्ले कर सकता है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो भी डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट ज्यादा निकल के आएगा। और क्लोरीन एंड फ्लोरीन में क्लोरीन का साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, तो यहाँ पे जो क्लोरीन का एटम का साइज है वो एक डोमिनेटिंग रोल प्ले कर जाता है, इसलिए यहाँ पे HF HCl जैसा ऑर्डर निकल के नहीं आता। ऊपर वाले केस में हम लोगों का जो चार्ज है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, जबकि नीचे वाले केस में हम लोग का बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर लेंगे यहाँ पे बॉन्ड लेंथ की वजह से ऐसा हो रहा है, और आगे वाले पार्ट में हम लोग फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ही फैक्टर को कंसिडर करेंगे, मतलब एक पार्ट में बॉन्ड लेंथ एक पार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा कंसिडर करते हुए हम लोग आराम से काम करेंगे ऑर्डर में। तो ये ऑर्डर थोड़ा अपने को ध्यान रखना है।
और इसके बाद एक चौथा और सबसे लास्ट ऑर्डर याद रखना है। CCl4 वाला पार्ट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कार्बन के ऊपर 4 क्लोरीन दे रखा, कोई लोन पेयर नहीं, 4 क्लोरीन, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, डायपोल मोमेंट 0 होगा। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन लगाए तो CHCl3 बनेगा, अगर 2 हाइड्रोजन लगा के 2 क्लोरीन हटाए तो CH2Cl2 बनेगा, और अगर 3 हाइड्रोजन वाले पार्ट को लगा के एक क्लोरीन रहने दे तो CH3Cl बनेगा। डाइपोल मोमेंट का ये ऑर्डर ध्यान रखना, ये तो सबसे लीस्ट होगा क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, बट बाकी के ऑर्डर को ध्यान रखना है। उसको ऐसा याद रख सकते हैं, CCl4 से शुरू करो और जैसे जैसे हाइड्रोजन बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट बढ़ता चला जाएगा। एक हाइड्रोजन तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा बढ़ा, 2 हाइड्रोजन डाइपोल मोमेंट और बढ़ा, 3 हाइड्रोजन डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा निकल के आएगा। डाइपोल मोमेंट हाइड्रोजन बढ़ने से हमेशा बढ़ेगा ऐसा नहीं, CH4 अगर होगा तो CH4 में डाइपोल मोमेंट फिर से 0 निकल के आएगा, क्योंकि CH4 में कार्बन के ऊपर चारों हाइड्रोजन है, तो इसलिए CH4 को यहाँ एसोसिएट मत करना, CCl4 से शुरू करना, और एक हाइड्रोजन डाइपोल मोमेंट बढ़ा, 2 हाइड्रोजन डाइपोल मोमेंट और बढ़ा, 3 हाइड्रोजन डाइपोल मोमेंट और इंक्रीज करेगा। ये जो नीचे का 2 ऑर्डर है ये क्लास 12 के केमिस्ट्री के बुक में दे रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बुक में दे रखा है। ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है ये सब ऑर्डर, तो जो ऑर्डर दे रखा है उसको रटना पड़ेगा, उसमें हम लोग कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकते, और कंपैरिजन कर पाना मुश्किल है यहाँ पे, तो इसीलिए कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते। बाकी एक बार ट्राई करके देखना, तुम लोग को ट्राई करके देखना है तो ट्राई करके देखना कि इसमें कैसे कंपेयर करें। जैसे मान लो यहाँ पे CHCl3 और CH3Cl, इसमें कैसे कंपेयर करके देखेंगे डाइपोल मोमेंट, एक बार सोच के देखना कि अगर कंपैरिजन ही करने निकले तो क्या कंपैरिजन करेंगे, फिर तुमको पता चलेगा कि नहीं इसमें कंफ्यूजन है, तो ट्राई करके देखना एक बार। और ऑर्डर वाले पार्ट को नोट कर लिया अगर होगा तो इसके बाद फिर हम लोग होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। होमवर्क में हम जो क्वेश्चन देंगे उनको ढंग से थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा भारी टाइप का पार्ट लगेगा तुम लोगों को शुरुआत में, लेकिन जो जो एग्जांपल्स कराए हैं उससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन में जो बुकलेट 1 दे रखा है तुम्हारा, उस बुकलेट 1 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 21, ये तो वैसे तुम लोग का पहले का ही पार्ट है वेस्पर थ्योरी का, 21, 22, 24, 23, 25, ये सब तुम्हारे वेस्पर थ्योरी का पार्ट है। उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, ये तुम लोगों को पढ़ा दिया है, 58 पी पाई डी पाई बॉन्ड, और इसमें शायद सारे मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, 3 ही मॉलिक्यूल दे रखा है, यानी 4 दे रखे हैं, हाँ ठीक है, चारों मॉलिक्यूल कर सकते हैं। उसके बाद 72, 73, 74, 75 अगर करना है तो ट्राई करके देख सकते हैं, तुम्हारे बुकलेट में एक सॉल्व एग्जांपल दे रखा है, तुमको अगर ट्राई करना है क्वेश्चन तो खुद से बुकलेट के सॉल्व एग्जांपल से रिलेट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं बनेगा तो डाउट पूछ सकते हैं आराम से। उसके बाद बुकलेट 2 में जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव वाला बुकलेट है, जहां कहीं भी पोलर बॉन्ड दे रखा होगा, जो जो क्वेश्चन सब नहीं दे पा रहे थे उन सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 160. क्वेश्चन नंबर 160 के बाद क्वेश्चन नंबर 168, 169, 170. ये जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इसी चीज को हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री बोलते हैं. अगर कोई लोन पेयर नहीं है और सारे बॉन्ड्स एग्जैक्टली सेम है तो उस चीज को हम लोग रेगुलर ज्योमेट्री बोला करते हैं. 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186. अच्छा ठीक है, इतने क्वेश्चंस है तो ठीक है. 186 तक के क्वेश्चंस को ट्राई करना, उसमें डाइपोल मोमेंट के जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं इन सबको ट्राई करना. फिर हम लोग आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट का डिस्कशन या फिर हम लोग का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट है, इन दोनों में से जिसका डिस्कशन करना होगा हम पहले उन चीज का डिस्कशन कर लेंगे. पहले हम प्रेफरेबली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आराम से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक करके सारी चीज का डिस्कशन करना शुरू करेंगे. अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ लो. किसी पार्ट में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. चलो, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. आज के लिए इतना ही.